आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर राइटर एंड डायरेक्टर, प्लीज वेलकम अनीस बाज़मी सर। वेलकम सर। शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं जानना चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा बिगनिंग से बताएं कि आपने कैसे शुरुआत करी अपने करियर की। तो एकदम इत्तेफाक से मेरा कभी भी ये शौक नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँ या ऐसा कुछ करूँ। तो साउंड का जो बूम वूम पकड़ते हैं वो मैं सब किया करता था। देन मैं आर्ट डिपार्टमेंट में था, फिर मैं एडिटिंग में चला गया। ये सोच रहा था कि हाँ ये काम नहीं मैं कुछ और करूँगा, ये काम नहीं कुछ और करूँगा। करते 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 किस्मत मुझे एक दिन आर के स्टूडियो में ले गई और मुझे मौका मिला राज कपूर साहब के साथ एज असिस्टेंट काम करने का। कार्तिक आर्यन के किरदार को अक्षय कुमार के शो में फिट करना, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? अक्षय जी ने बहुत बेहतरीन काम किया था एंड आई फील कार्तिक हैज आल्सो डन अ फैब जॉब। सर एक नए कलाकार को मौका देना कितना मुश्किल होता है, आपको क्या लगता है? उसके लिए जितनी आप मेहनत करें वो कम है और आपको ऐसा लगे कि नहीं यार यही मुझे करना और कोई काम नहीं करना है, तो मुझे लगता है उनको ट्राई करना चाहिए। नेपोटिज्म को किस तरीके से देखिए? जिसमें गुण होगा, काबिलियत होगी, वो कोई भी हो, चाहे यहाँ का हो बाहर का हो, वो आएगा और उसको कामयाब होना ही है। वेलकम मूवी में उन्होंने मतलब उनका जो मजनू कैरेक्टर है वो इतना अमेजिंग है। उसके मैंने सुना है कि आपने काफ़ी सारे शॉट्स ऑन द स्पॉट लिखे थे कि आपको। एक डायलॉग मैंने लिखा था जहाँ अनिल कपूर जी बोलते हैं बी पॉजिटिव एंड बहुत गुस्से में है फरदीन, एंड फरदीन बोलता है कि भाई साहब एक बात बताइए, ये आप हमेशा बी पॉजिटिव करते, क्या है ये बी पॉजिटिव? जब शॉट चल रहा था मैंने सोचा कि ये बोल रहा है कि क्या है बी पॉजिटिव, पूरी फिल्म में इस इंसान ने बी पॉजिटिव बोला है, इसका जवाब क्या हो सकता है? तो जब मैं बैठ के सोच रहा था तो मुझे लगा कि यार अगर सिंपल कोई जवाब होगा ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा, हंसी नहीं आएगी, कुछ वियर्ड होना चाहिए। और मेरे जहन में आया कि वो बहुत मासूमियत से बोलता है कि ब्लड ग्रुप है मेरा। हाय एवरीवन, दिस इज तान्या गुप्ता एंड वेलकम टू अल्फा टॉक। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर राइटर एंड डायरेक्टर जिन्होंने हमें काफ़ी सुपरहिट मूवीज़ दी है, जैसे कि वेलकम, सिंग इज किंग, नो एंट्री, रेडी, ऐसी कई बड़ी हिट मूवीज़ दी है। तो प्लीज़ वेलकम अनीस बाज़मी सर। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, आपकी भूल भुलैया 3 इतनी सुपरहिट हुई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। इट्स एन ऑनर सर, इट्स माय प्लेजर। सेम ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भूल भुलैया 3 का इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो उसके पीछे का कुछ बिहाइंड द सीन आप बताएं कि कैसे ये सब प्लान हुआ? एक्चुअली वी वर प्लानिंग टू मेक भूल भुलैया 2, तो आई वॉज लिटिल टेंस बिकॉज मैंने हमेशा जो फिल्में बनाई हैं वो एक फैमिली ऑडियंस के लिए बनाई है और मुझे बच्चों से बहुत प्यार भी है, तो बच्चों भी तो आई वॉज वेरी वरीड कि अगर मैं बनाऊंगा हॉरर तो ये बच्चे कैसे देखेंगे। तो मुझे थोड़ा वक्त लगा समझने में। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी भी और कुछ एक फिल्में जो थी बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स की थी और बहुत ही बेहतरीन, जिसको कह सकते हैं आप, कल्ट टाइप की फिल्में थी। लेकिन वो फिल्में देख के मुझे भी बहुत डर लगा, लेकिन मैं उस तरह का हॉरर नहीं बनाना चाह रहा था। मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस तरह की फिल्म बनाऊंगा तो शायद जो बच्चों को है वो देख नहीं पाएंगे बच्चे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी कोई फिल्म बनाता हूँ हॉरर, जो ऐसी हॉरर हो जो बच्चे देखने भी चाहें और उनको थोड़ा डर भी लगे, उनको एक्साइटमेंट भी हो वो तो ऐसा कुछ जहन में था। तो ये पूरी फिल्म जो है उसके अंदर काफ़ी कुछ कॉमेडी डाली मैंने, और फिर जो हॉरर है उसको एक समझ लीजिए आप ऐसे तराजू में तोला है मैंने कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हॉरर होना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर हम सिंपल एक हॉरर फिल्म बना रहे हैं तो भी पता है कि चलो बहुत लोग बच्चों को डराना है और बाकी लोगों को डराना है, तो वो भी शायद, और एकदम कॉमेडी फिल्म है जिसमें सिर्फ हंसाना है, लेकिन ये दोनों चीज़ें थी तो उनको बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। एंड स्पेशली हॉरर जब सीन्स हम कर रहे थे तो वो उस टाइम पे बहुत जहन में रखना पड़ता था कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं हो जाए जो बच्चों को डर न लग जाए, और इतना कम भी नहीं हो कि किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़े। तो वो बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट था और वो आई एम सो हैप्पी कि लोगों को बहुत पसंद आई फिल्म। भूल भुलैया 2 भी, भूल भुलैया 3 भी, एंड स्पेशली जो बच्चे हैं वो इस दोनों फिल्मों के बहुत बड़े फ़ैन हो गए। मेरी जो बेटी का एक बेटा है मेरा जिदान,
तो उसने तो मतलब स्कूल में अपनी क्लास में, ही इज़ इन 4th स्टैंडर्ड, उसने अपना वीडियो कॉल किया मुझे और उसके साथ कुछ 20-25 बच्चे बैठे हुए थे। एंड जब भूल भुलैया 2 रिलीज़ हुई तो दे वर एंजॉइंग, और वो मंजुलिका भी उनको बहुत अच्छी लगती है, रू बाबा भी बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद से तब से लेके वो पीछे ही पड़े थे कि अरे 3 कब बनाओगे, 3 कब बनाओगे। तो फाइनली अभी ये 3 बने। एंड सुंदर मंजुलिका किसको पसंद नहीं जी आती। जी जी, जो वो भी दो खूबसूरत मंजुलिका, विद्या बालन जी एंड माधुरी दीक्षित जी। सर जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रेंचाइज फिल्मों में सेम कलाकार को ही रखा जाता है, बट इसकी कास्टिंग मतलब चेंज कर दी गई, तो इसके पीछे बिकॉज क्या है, जो रीज़न है? पहली फिल्म थी वो जिस जगह ख़त्म हो रही थी, जिस जगह हमने भूल भुलैया 2 फिनिश की थी, बहुत मुश्किल था उसको आगे ले जाना। इसलिए कि उसका अगर याद हो तो क्लाइमैक्स के अंदर वो एक जो अच्छी मंजुलिका है, एक बुरी मंजुलिका, एक भूत है, एक विलन है, वो एक सुनसान से महल के अंदर अकेले बंद है, तो वो तो उसे छोड़ेगी नहीं। तो उसके बाद आगे ले जाना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा था। एंड हम चाह रहे थे कि कुछ और एक्सपेरिमेंट करें। तो ये जब 3 का हमने सोचा था, बहुत बैठे और बहुत कहानियों पे काम किया, 4-5-6 स्टोरीज़ बनाई हम लोगों ने। एंड फाइनली ये चीज़ बहुत एक्साइट की कि चलो इसमें एक काम करते हैं कि बजाय एक मंजुलिका के 2 मंजुलिका हैं, और हर बार एक कमरा है, उसी को हम दिखाते हैं, दरवाज़ा बंद है, उस पर धागे वागे लगे हुए हैं और उसके अंदर है मंजुलिका। लेकिन इस बार ये किया कि वो उसके पीछे है ही नहीं, तो फिर वो एक और दरवाज़ा खुलता है। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की एंड वी थॉट वाइल राइटिंग कि नहीं, ये एक ऐसी फिल्म बन सकती है जो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और स्पेशली आई वाज वेरी हैप्पी विद द क्लाइमैक्स, कि जिस तरह हमने क्लाइमैक्स किया, क्योंकि हॉरर फिल्मों का क्लाइमैक्स जो है इस तरह नहीं होता है कि बहुत इमोशनल हो, लेकिन बड़ा रिस्की भी था वो डिसीज़न लेना। तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया हमने, सोचा कि दिल को अच्छा लग रहा था कि नहीं, अगर इस तरह होगा तो लोग जो है उनकी आंखों में हल्के से आंसू भी आएंगे। एंड उस तरह का क्लाइमैक्स जो है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी हॉरर फिल्म में ऐसा देखा है क्लाइमैक्स इतना इमोशनल। तो वो एक बहुत सेटिस्फाइंग था एंड लोगों को वो बहुत अच्छा लगा क्लाइमैक्स। सो वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। यस, ओके। तो कार्तिक आर्यन के किरदार को अक्षय कुमार के शो में फिट करना, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, ये क्या है कि जैसे भूल भुलैया थी, जो प्रियदर्शन जी ने बनाई थी, तो बहुत खूबसूरत डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर हैं, और उसमें विद्या जी ने बहुत अच्छा काम किया था, और कार्तिक अपना अक्षय जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अभी हमने जो ये सेकंड बनाई थी, उसकी पूरी कहानी जो है वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर था। हमने जो है एक नया वर्ल्ड क्रिएट किया, जिसमें हमने एक हॉरर में लेके चले गए। तो एक बिल्कुल नई कहानी थी, नया कैरेक्टर था, तो उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं लगा। बट अक्षय जी ने बहुत बेहतरीन काम किया था, एंड आई फील कार्तिक हैज़ ऑल्सो डन अ फैब जॉब। या ही हैज़, ऑफ कोर्स। सर मैं माधुरी दीक्षित मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आपने उनको कैसे कन्विंस किया मूवी में आने के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन यू आप जब कहानी पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता। आप जो भी समझदार एक्टर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो माधुरी जी ने इतना ज़्यादा काम किया है, इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है, इतना एक्सपीरियंस है उनको। तो जब हमने उनको अप्रोच किया और जब हमने कहानी सुनाई, तो शी लाइक दिस स्टोरी। उन्होंने बोला नहीं, बहुत अच्छा है, और इस तरह का उन्होंने कभी कुछ किया भी नहीं था। तो शी वॉज एक्साइटेड एंड शी टोल्ड कि यस यस, मैं करना चाहूँगी। तो इस तरह हम लोगों ने उनके साथ किया काम। ओके। कार्तिक आर्यन और आपके बीच में कैसा बॉन्ड रहा? कार्तिक के साथ जो सेकंड फिल्म है, बहुत हमेशा पहले ही फिल्म में बड़ा अच्छा बॉन्ड था। उसके बिल्कुल उसके पहले भी जब उसकी फिल्में आई थी, मैं तब से जानता हूँ उसको, एंड हमारा हमेशा बड़ा दोस्ताना माहौल रहा है। एंड ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत मेहनत करता है, बहुत डूब के काम करता है, और अब फिल्म के लिए सब कुछ करता है वो। तो मुझसे तो उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, और पहली फिल्म जो है बहुत कामयाब फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो नेचुरली एक बाउंडिंग और बन जाती है। और जब ये सेकंड फिल्म की, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस हम मस्ती कर रहे थे सेट के ऊपर, स्मूथ हो जाती है जी चीज़ें। जी जी। ओके। तो सब भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन जी। दोनों क्लैश हुई है, तो उसके पीछे आपको वो तो लगा कि अवॉइड ये ठीक था कि मतलब नहीं it was a good अवॉइड नहीं कर decision? सकते थे। अगर क्लैश नहीं होता तो बेटर होता फॉर बोथ दी फिल्म्स।
आई मीन बट वो उनकी जिस तरह की कहानी थी उन्हें उसी दिन आना था, और वो बिल्कुल सही थे वो लोग। और हमने कुछ एक डेढ़ साल पहले अनाउंस किया था कि हम इस तारीख को आएंगे, हमारी तैयारियां सारी उस तरह की हुई थी, तो हम लोग भी पोस्टपोन और प्रीपोन नहीं कर पाए, एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ठीक है, जब फिल्मों की, हर फिल्म की जो अपनी एक है ना किस्मत होती है, एक तकदीर होती है, मुझे लगता है हमेशा वैसे ही होता है। एंड रिलीज़ भी जो है वो आप अपनी फिल्म का प्लान कर सकते हैं, बट बाकी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। और मुझे लगता है कि डेट जो होती है वो किसी की खुद की नहीं होती कि भाई ये डेट पे मैं आ रहा हूँ तो कोई नहीं आए, तो किसी का भी हक है और वो आ सकते हैं अगर क्लैश नहीं हो, तो दैट इज़ ऑलवेज अ बेटर। बट ये हुआ, एंड आई एम हैप्पी कि चलो दोनों फिल्मों को वक्त फिल्म चली, लोगों को पसंद आई, तो आई एम हैप्पी। बट आई रेड द समवेयर, उसमें लिखा था कि आपने ऐसा कुछ कमेंट किया है कि क्लैशेस आर नेवर अ गुड आइडिया। वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन वी कांट अवॉइड दोज थिंग्स ना, क्योंकि अगर कोई 2 फिल्में या 3 फिल्में आ रही हैं तो आएंगी, अब क्या कर सकते हैं। आप अपनी फिल्म जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपनी एक अच्छी फिल्म बनाइए, अपनी एक डेट है, अगर कुछ आ रहा है तो वो तो हर फ्राइडे की प्रॉब्लम तो होती है, तो वी कांट अवॉइड दैट प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। ओके, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा बिगनिंग से बताएं कि आपने कैसे शुरुआत करी अपने करियर की। मैंने शुरुआत बहुत पहले, आई थिंक 12 और 13, तब से मुझे आज 45-47 ईयर्स हो गए इस लाइन में। एंड मेरा जो भाई था ना छोटा, उसके फोटोग्राफ जो है ना कुछ अचानक एक दिन बर्थडे थी तो मैंने देखे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगा नहीं यार इसे फिल्मों में काम करना चाहिए, तो मैं 2-3 जगह गया, लेकिन उसमें से किसी ने मुझे कहा कि नहीं ये तो बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा बच्चा चाहिए, तुम करोगे? तो मैंने हाँ ठीक है, तो मैंने 1-2 फिल्मों में पहले एक्टिंग की। हाँ, उसके बाद ये फिर तो हमें पता ही नहीं था। तो एकदम इत्तेफाक से, मेरा कभी भी ये शौक़ नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँ या ऐसा कुछ करूँ। एंड उसके बाद फिर मैं साउंड रिकॉर्डिंग में चला गया था, तो साउंड का जो बूम वूम पकड़ते हैं वो मैं सब किया करता था। देन मैं आर्ट डिपार्टमेंट में था, फिर मैं एडिटिंग में चला गया, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, इसलिए आई वॉज वेरी यंग ऑल्सो, 14-15 साल का, एंड मेरा अपना कोई था भी नहीं इस लाइन में, कोई समझाने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। तो मैं मतलब ये सोच रहा था कि हाँ ये काम नहीं, मैं कुछ और करूँगा, ये काम नहीं कुछ और करूँगा। करते 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 किस्मत मुझे एक दिन RK स्टूडियो में ले गई और मुझे मौका मिला राज कपूर साहब के साथ एज असिस्टेंट काम करने का, प्रेम रोग में। तो आई वॉज देयर एंड 3-4 साल उनके साथ था मैं, और उसके बाद आई वर्क विद आई थिंक लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एज असिस्टेंट डायरेक्टर। देन आई स्टार्टेड राइटिंग, मतलब एज ए गोस्ट राइटर आई रोड अबाउट 6-7 फिल्म्स, अच्छी खूबसूरत फिल्में थी वो। उसके बाद जाके मुझे कहीं 90 में पहला मौका मिला, मैंने एक फिल्म लिखी मेरी फर्स्ट, जिसमें स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स मेरे थे, दैट इज स्वर्ग, राजेश खन्ना गोविंदा। तो फिर स्वर्ग के बाद मैं लिखी प्रतिबंध, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, शोला और शबनम, आँखें, बोल राधा बोल, लाडला, काफ़ी फिल्में लिखी मैंने। तो फिर करीबन मैंने अभी तक शायद 50-55 फिल्में लिखी होंगी, 50-55 फिल्म। दैन उसके बाद देन मैं डायरेक्टर भी बन गया, तो फिर मैंने पहली फिल्म बनाई हलचल विद अजय देवगन एंड काजोल, एंड देन फिर मैंने फिल्म बनाई प्यार तो होना ही था, रोमांटिक फिल्म। फिर मैंने बनाई दीवानगी, फिर नो एंट्री, फिर वेलकम, फिर सिंह इज किंग, और ऐसे चलता नहीं बस यही सब। सब आपने ब्लॉकबस्टर मूवीज ही दी है फिर। ओके, तो आपने एज अ राइटर अपना करियर स्टार्ट किया था। ओके, तो फिर ये डायरेक्शन में आप कैसे पहुंच गए? कोई कोइंसिडेंस था या क्या? नो, बिकॉज आई वाज, मतलब आई वर्क विद राज कपूर साहब उसी टाइम। आई वाज वेरी यंग, आई थिंक आई वाज 16, तब मैंने जहन बना लिया। तो मुझे पहली मर्तबा कहीं बहुत सुकून मिला था काम करके। इसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, एंड मुझे उस टाइम पे ये फील हुआ कि नहीं, मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है, एंड मुझे यही बनना है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर बनने के लिए ही मैंने काम एक्चुअली स्टार्ट किया, राइटिंग करने का। तो आई नेवर वांटेड टू बिकम अ राइटर, मैं हमेशा डायरेक्टर ही बनना चाह रहा था। बट आप राइटिंग भी इतनी अच्छी करते हैं, आप इतनी अच्छी अच्छी मूवीज लिख देते हैं। बस मतलब अगर आपको शौक नहीं है इस चीज़ का, फिर भी आप इतनी अच्छी मूवीज लिख। नहीं, शौक तो है, अब शौक है। हाँ, इसलिए कि उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन माय फादर जो हैं वो ही वाज अ पोएट, तो मुझे लगता है थोड़ा सा राइटिंग मेरी समझ थी, मेरे ब्लड में था, तो मैंने लिखा। मैंने
कॉमेडी और रोमांटिक में मूवीज़ में आपका मतलब एक अलग ही पहचान है आपकी। तो इस डायरेक्शन में काम करना का डिसीजन कैसे लिया आपने कि मतलब आपको कॉमेडी और रोमांटिक? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि मैं इस जॉनर के लिए अच्छा हूँ या इस जॉनर में मुझे काम करना है। मुझे जो जो कहानी जहन में आती गई, जैसे मैंने पहली फिल्म जब बनाई तो वो तो लव स्टोरी थी, प्यार तो होना ही था, और वो लोगों को बहुत पसंद आई थी, बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो सबने मुझे कहा कि भाई आप जो है वो सिर्फ यही फिल्में बनाएंगे अपना रोमांटिक। बट उस टाइम पे मुझे जहन में एक चीज़ आई और मैंने लिखना शुरू किया, तो इट वाज अ सस्पेंस थ्रिलर दीवानगी। तो जब दीवानगी बनाई तो वो भी पिक्चर लोगों को बहुत पसंद आई। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं सर, ये ज़्यादा अच्छी भाई, आप बस यही बनाइए। फिर थर्ड जो है मैं जब लिख रहा था तो फिर रास्ते में हमारी आ गई नो एंट्री। तो मुझे जो जो रास्ते में मुझे उस टाइम पे जो मुझे फील हुआ मैंने वैसा किया, बिकॉज आई फील कि मैं बाकी हर जॉनर की फिल्में बना सकता हूँ। एक मैंने हॉरर नहीं बनाया था, तो चलो मैंने बोला ठीक है, ये हॉरर भी बनाई मैंने, तो मुझे नहीं तकलीफ होती है ऐसे कुछ। नो एंट्री की कास्टिंग कैसे हुई थी? नो एंट्री की कास्टिंग जो है उसमें मैं और बोनी जी जो है, बोनी जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं आरके के ज़माने से जानता हूँ। व्हेन आई वाज असिस्टेंट विथ राज साहब, तब से आई नो बोनी जी। तो फिर अनिल जी को लिया हमने इसलिए कि वो रोल इस तरह का था कि मुझे लगा यार एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत है और ये अनिल जी बहुत अच्छा रोल करेंगे। उसके बाद जो है हमने फरदीन को भी लिया, बाकी सारे एक्टर, और फिर जो है हम कोशिश में लगे हुए थे कि जो मेन कैरेक्टर है प्रेम का उसको किससे करवाएं। और करते करते फिर जो है छोटे एक गेस्ट अपीयरेंस रोल था 12-15-20 दिन का, तो फिर वो जो है हमारे सलमान खान जो हैं वो आ गए और इस तरह हमने एक फिल्म बनाई। बहुत अच्छी फिल्म जी, बनाई। जी, जी। ओके सर, एक नए कलाकार को मौका देना कितना मुश्किल होता है, आपको क्या लगता है? मौका देना किसके लिए? एक्टिंग के लिए। उनको मौका मिलना या हमको मौका देना? नहीं, आप जैसे आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने जी। इतनी अच्छी आपने इतने जी। अच्छे लोगों के साथ काम किया है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ किया है, तो एक नए कलाकार में आप क्या चीज़ देखते हो कि होनी ही चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको बेसिकली जब तक काम नहीं मिल रहा है जी। तो काम मिल जाएगा उनको, वो मतलब आज नहीं कल मिलेगा। काम मिलने के पहले उनको जो काम मिलने के बाद की जो तैयारी है वो इतनी करनी चाहिए कि जिस दिन काम मिले फिर उनको फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े, पूरी दुनिया देखे और बोले कि नहीं यार ये कमाल है, इनके साथ करना है करना है। तो मुझे लगता है कि वो एक हार्ड वर्क और मेहनत, जो भी काम आप कर रहे हैं, और एक्टिंग जो है एक बड़ा काम है, और अगर आपको लगता है कि यू आर अ गुड एक्टर तो उस क्राफ्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक दिन सोचा कि चलो मुझे एक्टर बनना है, मैं आ गया। उसके लिए जितनी आप मेहनत करें वो कम है, और आपको ऐसा लगे कि नहीं यार यही मुझे करना और कोई काम नहीं करना है, तो मुझे लगता है उनको ट्राई करना चाहिए ज़रूर। और जितने भी आज बड़े बड़े भी एक्टर हैं वो कहीं ना कहीं किसी ज़माने में बिल्कुल नए शुरू हुए हैं, बिल्कुल न्यूकमर से। तो जिन जिन में बात थी, जिन जिन के अंदर वो कला थी, जो जो लोग वो काबिल थे, वो सारे बहुत ऊपर आए हैं। जी, तो यही एक आप नए डायरेक्टर को क्या सलाह देना चाहेंगे? सेम मुझे लगता है दुनिया का कोई भी काम आप तब करिए जब उसके बिना आपका गुजारा नहीं हो, आपको लगता है नहीं मुझे यही करना है, मैं ये नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। इतना अगर आपका जुनून और जोश है और उतनी आपने तैयारी की है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग डायलॉग्स, तो डायलॉग्स मैं लिख लेता था बिकॉज मेरे फादर भी जो है शायर थे, तो ठीक है। स्क्रीन प्ले मुझे नहीं पता था, तो मैंने ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं किया। मैंने बोला ये स्क्रीन प्ले मैं खुद सीखूंगा, खुद समझूंगा। उस वक्त ऐसे स्कूल्स भी नहीं होते थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी जहाँ हम जाके स्क्रीन प्ले समझें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्रीन प्ले। तो मैंने बोला ठीक है मैं ये सीखूंगा और मुझे कोई शॉर्टकट नहीं करना है। मैं भले से ये बात मुझे 5 साल बाद समझ में आए, तो मैं अपने तरीके से एनालाइज करने लगा कि व्हाट इज़ स्क्रीन प्ले। तो मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, उसमें मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी वो मैं नोट करता था, उसका ध्यान रखता था। मैं बहुत सारी फिल्में देखता था और फिल्मों में मैं ये फील करता था कि अच्छा ये सीन पे मुझे हंसी आई तो क्यों आई, इसमें मुझे रोना आया तो क्यों आया, इसमें मुझे टेंशन हुई तो क्यों हुई। तो फिल्म ख़त्म करने के बाद आई यूज्ड टू सिट अलोन एंड मैं सोचता रहता था कि ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि सीन नंबर 2 में इन्होंने ये किया, इस वजह से इसके अंदर रोना आया और ये आया। तो खुद एनालाइज किया, खुद सीखा मैंने धीरे 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 धीरे। तो मैंने कभी भी जो है ना शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं किया कि भाई मुझे कल कुछ कर लेना है।
मुझे एक चीज़ सीखनी है, उसके लिए चाहे जितना वक्त लगे मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा। तो मैंने जाने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी मैंने स्क्रीन प्ले पे, न जाने मैंने कितनी फिल्में देखी होंगी, उन्हें अपने लेवल पे मैंने एनालाइज किया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी, चाहे वो न्यू डायरेक्टर हो, न्यू राइटर हो, एक्टर, उनको अपने क्राफ्ट पे काम तो बहुत करना चाहिए। जी, ओके। जैसे कि हम देखते हैं सर कि बॉलीवुड पे नेपोटिज्म का बहुत आरोप लगता है, आप नेपोटिज्म को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। देखिए क्या है, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जिसमें गुण होगा, काबिलियत होगी, वो कोई भी हो, चाहे यहाँ का हो, बाहर का हो, वो आएगा और उसको कामयाब होना ही है। और जहाँ आप नेपोटिज्म की बात करें, हाँ ठीक है, उसकी वजह से आपको इनिशियली थोड़ा फ़ायदा हो सकता है कि आप किसी से मिलने जा सकते हैं फ़ोन उठा के कि हम सो एंड सो, आपकी मीटिंग हो सकती है, आपको शायद फिल्में भी मिल जाएं। लेकिन इफ़ यू आर नॉट गुड दैन ये जो है पब्लिक जो है ये सब जानती है। तो पब्लिक जब देखती है तो उनकी समझ में आ जाता है कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो वो तो काम जो है करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है कि अभी एक अगर डॉक्टर है तो उसका जो बेटा है वो उसने देखा है सारी ज़िंदगी, उसको लगता नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, जब तक कि वो कोई अलग चीज़ नहीं हो उसकी खुद की। उसकी एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनना चाहता है, एक क्रिकेटर, हर फील्ड में है। तो नथिंग रॉन्ग इन दैट मुझे लगता है। लेकिन हाँ, अगर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप काबिल हैं तो आपको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल आप तरक्की करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है। आजकल आप भी देखते हैं जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो कहीं जगह पे ऐसा होता है, नॉट ऑल डायरेक्टर्स बट देन कहीं जगह पे ऐसा होता है कि उनके फ़ैन फॉलोइंग के बेसिस पे ले लेते हैं। देखिए क्या होता है कि मुझे लगता है कि आपको एक ही रीज़न से किसी एक्टर को लेना चाहिए कि भाई वो उस रोल में बहुत अच्छा है और एक्टिंग करना जानता है। जहाँ तक फॉलोअर्स का ताल्लुक है, ऐसा ज़रूरी है कि जो फॉलोअर्स हैं वो टिकट भी ख़रीदें उनकी। जैसे हम अक्सर देखते हैं जब इलेक्शन होता है तो एक बहुत बड़ी भीड़ किसी को सुनने आती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उनको वोट ही देंगे, वो समझा। तो वो इसी तरह होता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो जो इन्फ्लुएंसर है, इफ़ दे आर गुड एक्टर, वाई नॉट देन तो फिर सोने पे सुहागा है कि उनके लोग भी हैं और उनको काम भी आता है। लेकिन मुझे लगता है कोई भी काम जब आप किसी को दे रहे हैं तो उसका पहला जो रीज़न होना चाहिए वो होना चाहिए कि नहीं उसे ये काम आता है और वो इस काम के लायक है। आप अपने एक्टर में क्या देखते हैं, टैलेंट या उसका कैसा एटीट्यूड है, या क्या आप क्या देखते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ देखता हूँ कि वो कितना अच्छा काम कर सकता है, इस कैरेक्टर को कितना ईमानदारी से निभा सकता है, और जो एटीट्यूड और ये सब चीज़ें हैं वो मुझे कभी भी मतलब मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई। इसलिए कि देखिए माशाल्लाह एक बॉडी ऑफ वर्क भी है मेरा, एंड मुझे हमेशा लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बत दी है। बेसिकली आई एम ऑल्सो बहुत, मैं लोगों को मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो मुझे कभी इन चीज़ों को तकलीफ़ नहीं आई। और सिर्फ इसलिए कि नहीं इस आदमी का एटीट्यूड ठीक नहीं है मैं काम नहीं करूँगा, मैं उस तरह का हूँ नहीं। क्योंकि मैं तो मतलब जो पैसे मुझे मिले हैं वो फिल्म बनाने के मिले, किसी के कैरेक्टर को सुधारने के मिले ही नहीं है, तो मैं वो नहीं सुधारूँगा। मुझे मेरी फिल्म बनानी है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं आए, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा बस। ओके। आपने कुछ नए कलाकार्स को दिया है चांस? जब मौका मिला है तो और आना चाहिए, होना चाहिए। तो कई लोग हैं जिनको मतलब मैंने काम दिया है। कश्मीर शाह मेरी पहली फिल्म जो थी बनाई मैंने, उसमें कश्मीर शाह वाज क्वाइट न्यू इन भूल अपना प्यार तो होना ही था। देन हमारे जो अपना सुनील ग्रोवर हैं वो भी मेरी पहली फिल्म में थे। एक सीन था उनका, एंड वो एक सीन में मुझे पता लग गया था कि यार ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर। तो कई लोग हैं ऐसे। जी, ओके। सर क्या आप सिंगल हैं? सिंगल? हाँ। अरे नहीं, मेरे रिलेशनशिप स्टेटस पूछ रही हूँ। अरे नहीं, मेरी शादी हुई है, मेरे 4 बच्चे हैं, और मतलब काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। जी। 25-30 साल के बच्चे हैं। मेरा जो बेटा है अभी अभी आया है वो यूएस से, एंड वो भी जो है अपना स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखता है, लिखने गया था, सीखने गया था, डायरेक्शन सीखने गया था। अभी उसने खुद ने अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, फैज़ान नाम है उसका। तो बच्चे, और मेरी जो बेटियां हैं वो भी माशाल्लाह मतलब शादीशुदा हैं।
अच्छा। उनका एक बच्चा है, तो मुझे तो पूरा वैसा है। यस यस। ओके ओके। आपकी शादी के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि हमें इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, शायद हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा। गुजरात में एक छोटा सा गांव है, मोडासा, अहमदाबाद के आगे। तो मेरी शादी जो है मेरी मम्मी और मेरे अब्बा की पसंद से हुई थी, एंड मुझे लगता है वो बिल्कुल सही चीज़ थी, सही बात थी। और मुझे लगता है कि आज जिस जगह भी मैं पहुंचा हूँ उसमें मेरी वाइफ का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मुझे वो मतलब वैसी मेरे घर वालों ने जो है वो जो मेरे लिए बीवी चुनी थी, अगर वो नहीं चुनी होती तो शायद जिस तरह मैं आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर और बहुत प्रॉब्लम्स भी थी मेरी, लेकिन जिस तरह मैं चलता गया वो शायद मैं इस जगह होता ही नहीं अगर मेरी वाइफ नहीं होती तो। सर मैं ये सुनती हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपकी वाइफ का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी लाइफ में, कि उन्होंने आपको काफ़ी काम रखा है, काफ़ी मतलब उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। पूरी मतलब सारी घर की जिम्मेदारियां जो है उन्होंने ही सब संभाली है। मुझे कभी कोई ज़िंदगी में टेंशन ही नहीं हुई कि भाई ये क्या है वो क्या है। मैं हमेशा बहुत, देखिए मेरी जो बिगनिंग के अंदर जो है मेरी मम्मा मेरी अम्मी थी, उसके बाद मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर। मुझे लगता है मैं काफ़ी लोगों के बीच में रहा हूँ ऐसे, एंड आई एम सो लकी एक्चुअली। तो आजकल के लोगों को आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे, कोई रिलेशनशिप एडवाइस? नहीं, रिलेशनशिप एडवाइस क्या दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैम अपना ऐसा है कि जो भी रिश्ते हैं आपके उससे आप खाली ईमानदारी से रहिए, दैट्स इट। ओके सर, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा गोस्ट राइटिंग के बारे में बताएं। जी बोलिए। अगर आपने जैसे कहा कि आपने 6-7 देखिए क्या फिल्म्स है, की मैं है। आपको बताऊं कि वो एक तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि गोस्ट राइटिंग जो मैंने की थी 6-7 फिल्मों की, वो फिल्में बहुत कामयाब है, बहुत अच्छी फिल्में। बट उस वक्त जो है मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और जो राइटर्स थे उनके साथ बिल्कुल एकदम ऑनेस्टी से सिंपल बात हुई थी कि अनीस आपको हम ये पैसे देंगे और आपका नाम नहीं आएगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। आज भी मैं इस बात के लिए खुश हूँ, मुझे कभी ये दुख नहीं होता है कि अरे ये फिल्म मैंने लिखी है और मेरा नाम नहीं है, इसलिए कि बहुत ईमानदारी से सब कुछ हुआ था। उस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे पैसे दिए, एंड मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है, वो मैंने आज तक कभी बताया भी नहीं। अच्छी बात नहीं है कि मैं अब जाकर ये कहूँगी नहीं ये जो पिक्चर है ये मैंने लिखी है, तो किसी को बदनाम करना, किसी को नीचे दिखाना, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। जी जी, मैं जानती हूँ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है। मुझे मेरे ज़मीर के लिए वो थोड़ा वो होगा कि नहीं यार ये क्या। मैंने उनसे कहा था कि हाँ सर आपका नाम आएगा, मतलब उनका नाम आना चाहिए और उन्हीं को लोगों को लगना चाहिए कि उन्होंने लिखी है, और मुझे इसलिए कोई कंप्लेन नहीं है कि उन्होंने मुझे पैसे दिए उस बात के। हाँ, तो ऐसा मतलब जैसे काफ़ी सारे राइटर्स करते हैं, जी, मैंने सुना है कि जी। बहुत सारे लोग करते हैं गोस्ट राइटिंग, तो ये इसके बारे में आप हमें थोड़ा कुछ डिटेल में बताइए। देखिए क्या है, वो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है उन लोगों की। अभी मुझे ही नहीं पता कि फ़िलहाल ये जो फैशन है ये कितना चल रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि यार कुछ लोग होते होंगे जो कंट्रीब्यूट करते होंगे। अभी जैसे मैं साउथ में गया था तो वहाँ तो बाकायदा कुछ करीबन जो यंग बच्चे हैं, वो एक 15 से 20 बच्चे बैठे हुए थे, दे वर राइटिंग, एंड आई आस्क्ड माय डायरेक्टर फ्रेंड के हु आर दे, तो बोले यानी ये सब असिस्टेंट है, एंड मैंने उनको जो है एक दिया हुआ है सब्जेक्ट, और मैं रोज़ उनको बताता हूँ मुझे ये सोचना है, ये सोचना है, तो वो करते हैं। तो मुझे लगता है वो सोर्सिंग भी आप कह सकते हैं उस चीज़ को, और आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च भी कर रहे हैं कि वो आपके पास एक 10 चीज़ें लेके आएंगे, एंड देन यू आर अ मेन राइटर, यू हैव टू थिंक कि अच्छा नहीं ये ठीक लगता है, इस जैसा कुछ करते, एंड आई फील इट्स नथिंग रॉन्ग। आज जो लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं और जो असिस्टेंट भी हैं, अगर वो, मुझे लगता है कि उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर वो इस तरह की सोर्सिंग करें अपने डायरेक्टर्स के लिए, मेहनत करें, काम करें। इसलिए कि क्या है, देखिए जो एक एक्सपेक्टेड वर्क होता है वो तो हर इंसान करता है, कई लोग नहीं करते लेकिन उतना तो इंसान करता ही है। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड वर्क होता है कि मैंने किसी को कहा है कि भाई आप चाय लाइए और साथ में वो पानी और बिस्किट भी ले आया है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ। तो अगर जो लोग तरक्की करना चाहते हैं वो अपने जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनके एक्सपेक्टेड वर्क के बजाय अनएक्सपेक्टेड वर्क करें, उन्होंने जो कहा है उससे ज़्यादा करें, उससे ज़्यादा अच्छा करें, एंड उन्हें अपने जो सीनियर्स हैं उनको हमेशा चौंकाना चाहिए कि अरे यार, उनको अंदर से फील होना चाहिए नहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये उनके लिए, खुद के लिए भी बहुत अच्छा है।
जी सर, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स करी है, इतने सारे स्टार्स के साथ करी है, तो इसमें आपने कुछ चैलेंज फेस किया कि वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आपने काफ़ी सारी फिल्म करी जिसमें मल्टी स्टार कास्टिंग की गई है, तो आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट नहीं उसमें देखिए, हुआ? डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल होता है, बिकॉज़ एक फ़िल्म के अंदर अगर आपके इस तरह के इतने सारे एक्टर्स हैं, जिस तरह की मैंने फ़िल्में बनाई, चाहे वो नो एंट्री हो, वेलकम हो और कई फ़िल्में, बहुत लोग होते हैं, तो नेचुरली उनको मैनेज करना इट्स अ टफ जॉब। एंड सब बड़े स्टार्स हैं, सब बड़े एक्टर्स हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा कभी तकलीफ़ें नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत ही ईमानदारी से अपने बारे में बताऊँ, मैं वेरी सिंपल पर्सन। तो मेरी वो एक सिंपलिसिटी, एक ऑनेस्टी उनको पता है, एंड मेरी बहुत मतलब ईमानदारी रहती है फ़िल्म के लिए, तो मैं फ़िल्म में डूबा रहता हूँ, और मेरे लिए तो मतलब हर चीज़ फ़िल्म है। तो उनको ये भी पता है कि भाई ये इंसान जो अपना फ़िल्म के अंदर है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, किसी को बहुत अच्छा नहीं दिखाएगा, किसी को बहुत फेवरिज्म कुछ मेरा होता नहीं है, मेरा है सब कुछ फ़िल्म का, नंबर 1। नंबर 2, मैं बहुत ईमानदारी से स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। जिनका छोटा रोल है उनको भी काफ़ी लंबा सुनाता हूँ, ताकि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि यार कुछ चीट किया गया है। तो जब आप चीट करके सुनाते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार ये जो इंसान है ये मेरी पिक्चर में आ जाए, इसके एक नाम जुड़ जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, या पोस्टर में एक और चेहरा बनेगा। तो आप जब गलत सुनाते हो, और तो शायद मुझे लगता है वो एक डिसऑनेस्टी जो होती है, वो कहीं ना कहीं फिर शूटिंग पे एक्टर की फील होता है, और वहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि व्हेन यू आर ऑनेस्ट पर्सन, आप बहुत ईमानदारी से चीज़ें सुनाते हैं, तो मैंने तो हमेशा बहुत ऑनेस्टी से सब कुछ सुनाया है, एंड मेरी कोई अपनी ईगो प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़मीन पे बैठ जाता हूँ, मैं मतलब मुझे देखिए शूटिंग पे मुझे अजीब है, मैं अभी जैसे शूटिंग कर रहा था इन डेजर्ट मई में, वेलकम बैक, मुझे मतलब वो 50 डिग्री थी, बट मुझे तो नहीं गर्मी लग रही थी। मैं लंदन में शूटिंग कर रहा था -5 में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती, मुझे शूटिंग पे भूख भी नहीं लगती। तो उनको ये पता है कि ये जो इंसान है यार, ये लगा हुआ है फिल्म में, एंड मेरी सबसे बहुत दोस्ती है, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, दे आर माई फ्रेंड्स। एंड तो मुझे कभी उतनी तकलीफ़ें नहीं आई, और कभी कुछ होता है तो वी मैनेज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अनिल कपूर सर के साथ आपका कैसा बॉन्ड है? क्योंकि हमने देखा कि वेलकम मूवी में उन्होंने मतलब उनका जो मजनू कैरेक्टर है वो इतना अमेजिंग है, उसके मैंने सुना है कि आपने काफ़ी सारे शॉट्स ऑन द स्पॉट लिखे थे, कि आपको लगा था कि इस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, अनिल जी से मैं तब तक आपको बताया, जो मैंने बहुत आर के, तो मैं अनिल जी को आर के ज़माने से जानता हूँ, और उनकी मैंने कुछ फिल्में भी लिखी, डायरेक्ट भी की, काफ़ी काम किया मैंने अनिल जी के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अनिल जी के साथ काम करना, एंड उनका जो जोश है वो, और उनका जो हंसना है, वो जो सेट के ऊपर जो एनर्जी है, वो बहुत ही अमेजिंग है। इज़ अ डैम गुड एक्टर, एंड वेलकम हो, चाहे नो एंट्री हो, चाहे मुबारका हो, मैंने काफ़ी फिल्में उनके साथ की। तो वेलकम में मतलब ये है कि सेट पे नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे मतलब 11th आवर पे ज़्यादा समझ में कभी कभी आती है सेट पे, कि नहीं चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो एक स्क्रिप्ट तो होती है जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि नहीं भाई हमारी बाइबल है, लेकिन वो एग्जैक्टली वही जो मैं 1 साल पहले लिखा हूँ और वही नहीं शूट करूँगा मैं, इसलिए कि वो स्क्रिप्ट जो एक चीज़ होती है वो हर दिन कुछ ना कुछ बदलती है। जैसे आप बदलते हो, आप जैसे हर दिन धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदलती है, आपके बिलीव्स बदलते हैं, आप लोगों से मिलते हो, आपके हालात बदलते हैं, और इन चीज़ों के साथ साथ धीरे धीरे वो स्क्रिप्ट भी जो है ना उसको आप और इम्प्रूव करते हो। आई मीन, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ राइटर, नॉट ओनली अ डायरेक्टर, देन ये लग्जरी आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं एक काम करता हूँ यार, मैं ये डायलॉग ठीक नहीं लग रहा है, कुछ और लिखता हूँ, सर 1 मिनट रुको यार मुझे लिखने दो, तो लिख सकता है आदमी। नहीं ये बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन मुझे लगता है अभी ठीक नहीं लग रही, इसको निकाल दो। तो ये सारे जो 11th आवर के डिसीजन हैं, ये बिकॉज आई एम अ राइटर, तो वो मैं ले सकता हूँ। और मुझे सेट के ऊपर बहुत मज़ा आता है जब सीन कर रहे होते हैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक उसका तकियाग्राम लिखा था वेलकम में, जी। बी पॉजिटिव,
तो बस वो लिख दिया था मैंने, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका एंड क्या होगा। तो जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो वो एक डायलॉग मैंने लिखा था जहाँ अनिल कपूर जी बोलते हैं बी पॉजिटिव, एंड बहुत गुस्से में है फरदीन, एंड फरदीन बोलता है कि भाई साहब एक बात बताइए, ये आप हमेशा बी पॉजिटिव करते, क्या ये बी पॉजिटिव, एंड बहुत गुस्से में। तो वो ये था, तो उसका कोई जवाब लिखा नहीं था मैंने, और बोलता अरे भाई चलो काम करते हैं, जो भी ऐसा कुछ सीन था। लेकिन उस टाइम पे जब शॉट चल रहा था मैंने सोचा कि ये बोल रहा है कि क्या है बी पॉजिटिव, पूरी फिल्म में इस इंसान ने बी पॉजिटिव बोला है, इसका जवाब क्या हो सकता है। तो जब मैं बैठ के सोच रहा था तो मुझे लगा कि यार अगर सिंपल कोई जवाब होगा ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा, हंसी नहीं आएगी, कुछ वियर्ड होना चाहिए। और मेरे जहन में आया कि वो बहुत मासूमियत से बोलता है कि ब्लड ग्रुप है मेरा। तो वो कभी भी प्लान नहीं था, कभी भी डायलॉग लिखा हुआ नहीं था। फॉर एग्जांपल वेलकम के अंदर वो जो एक शॉट है कि जहाँ पे जो फिरोज़ खान साहब का जो बेटा है वो चिता से बाहर निकलता है, और ये सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं, तो वहाँ कोई भी डायलॉग नहीं था, वो सिर्फ ये है कि देखते हैं और भागते हैं वहाँ से ये सारे लोग हमारे। लेकिन उस टाइम पे मुझे एक डायलॉग अच्छा लगा कि खान साहब जो है उनको पता लगता है कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, एंड वो गुस्से से इनकी तरफ टर्न करते हैं। तो मैंने अक्षय जी को बोला कि सर इसमें आप जो है ना अचानक कुछ पागल जैसे हो सकते हैं, और आप बोलते हैं मिराकल। तो ऐसी चीज़ें कई मरतबा ऐसा सेट के ऊपर नज़र आता है, होता है। भूल भुलैया 2 में भी सेट पे हमने बहुत मस्ती की। तब्बू जी, हमारी संजय मिश्रा, राजपाल यादव, इनके साथ कुछ सीन्स किए थे, अश्विनी जी के साथ, वो काफ़ी हमने सेट पे, और ये भी जो फिल्म बनी इसमें भी बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगता है कि सेट पे जो है जब वो जीती जागती चीज़ें आप देख रहे हैं, आपने देखा है कि जो चीज़ आपने पेपर पे लिखी है वो जब ज़िंदगी ले रही है तो उस टाइम पे जो है कुछ अजीब फील होने लगता है, मुझे तो होने लगता है। तो मैं अपने आप को रोकता भी नहीं हूँ, बिकॉज आई एम ए राइटर। मुझे लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, चीज़ों को ध्यान रख सकता हूँ, ऐसा नहीं हो कि मैं बहाव में बह कर बहुत ही कुछ अलग कर दूँ, तो वो चीज़ें हैं। सर आप जैसे लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ें या तो ऑल्टर करने के लिए या फिर आप चेंज कर देते हो, तो कभी किसी एक्टर को इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई, क्योंकि क्या है, मैं वैसे जो डायलॉग्स एक्टरों को भी देता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ पर्टिकुलर कि जो मैंने जिस फॉर्मेशन में लिखा है, जहाँ कॉमा दिया है, जहाँ फुल स्टॉप दिया है, और जैसा लिखा है वर्ड टू वर्ड ऐसा ही बोलो। मुझे लगता है वो गलत लगता है मुझे। मैं डायलॉग जो है उनको देता हूँ, और एक्टर को वो डायलॉग अपना खुद का बनाना चाहिए, उनके अपने पॉजेज होंगे, अपने वो होगा, कभी वो रिपीट भी करेंगे। जब हम ज़िंदगी में भी बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुकते ही नहीं, कभी हम लोग बोलते हैं ये सब होता है। हाँ। तो वो बहुत नेचुरल लगता है। और मैं एज ए राइटर जब मैं लिखता हूँ तो मैं जिन एक्टरों के लिए अगर वो क्लियर हो चुके हैं मेरे जहन में और तब तक साइन हो चुके हैं, मुझे लगता है कि भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मालूम था कि जब ये रोल है वो नाना जी करेंगे, तो मैं नाना जी किस तरह करेंगे वो मैं ज़्यादा लिखता भी नहीं हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं चलते रहता हूँ, हाथ में टेप रिकॉर्डर होता है और मैं उनके डायलॉग बोलता हूँ। खान साहब होंगे फ़िरोज़ खान, तो फ़िरोज़ खान की एक लार्जर लाइफ और एक अजीब पर्सोना है, तो वो कैसे बोलेंगे, अनिल कपूर साहब कैसे बोलेंगे, अक्षय जी कैसे बोलेंगे, तो मैं परफॉर्म करता हूँ लिखने के बजाय, और मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं अपने असिस्टेंट को देता हूँ कि आप ये लिखिए, फिर वो जब लिखते हैं तो उसको फिर मैं ठीक करता हूँ। तो मैं डायलॉग की तरह नहीं लिखता हूँ जो आम ज़बान है हम लोगों की जिसमें हम बात करते हैं, मैं कुछ इस तरह की कोशिश करता हूँ कि वैसे दिखाई दे। बहुत फ्लावरी लैंग्वेज आई डोंट लाइक। हाँ, नो एंट्री में सलमान खान सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उनके तो हमेशा बहुत मज़ा आता है, चाहे नो एंट्री हो या हमारी रेडी हो, एंड उसके अलावा शूटिंग के अलावा भी हमारी बहुत मुलाकातें होती है। तो मुझे तो खैर वो बहुत ही इंसान पसंद है मेरे। आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द फेवरेट जो है वो है सलमान भाई, इसलिए कि वो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, बहुत खुले हुए दिल के हैं, एंड इज़ अ गुड एक्टर। तो हमारी अलग लेवल पे दोस्ती है, तो उनके साथ हमेशा काम करने में बहुत मज़ा आता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू अल्फा टॉक्स। तो सर हम जहाँ पे थे वहीं से शुरू करते हैं। वेलकम मूवी में मैंने सुना आपने कुछ पेंटिंग भी की थी।
नहीं, क्या है कि अपना मैंने अपने लोगों से कहा था कि भाई आज बहुत इम्पोर्टेंट सीन है जिसमें ऑक्शन हो रही है मजनू भाई की पेंटिंग, तो कुछ पेंटिंग मंगवाइएगा। तो उन्होंने 6 7 8 लेके आए थे, लेकिन वो एक्चुअली उन लोगों ने पेंटर्स ने बनाया था, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड मुझे लगा कि नहीं यार, हमारे मजनू भाई जिस लेवल के पेंटर हैं वो इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकते। तो खैर आई वॉज वेरी लकी कि चलो वो भी चल रहा था, कुछ लाइटिंग भी चल रही थी, वक्त भी था, तो मैंने बोला लेट मी ट्राई, कुछ करता हूँ मैं। तो मैंने बैठ के फिर जो है अपना सेट पे ये घोड़ा वोड़ा बना दिया। उसके बाद मुझे लगा नहीं, थोड़ा और कुछ फ़नी होना चाहिए, तो फिर मैं बोला चलो इसके ऊपर एक और घोड़ा बनाते हैं। तो फिर मैंने घोड़ा बनाया, लेकिन वो थोड़ा बिगड़ गया, एंड वो ऐसा बिगड़ गया मुझे देख के खुद बहुत हंसी आई। उसके बाद क्या था, मतलब आई डोंट नो, वो था कुछ, सबके दिमाग में वो इमेज है। नहीं वो कोई बोलता है मुझे वो बकरी है, कोई में। बोलता है वो गधा है, कोई बोलता है घोड़ा है, लेकिन वही उसकी खासियत है। तो उसके बाद जो है सारे लोगों ने देखा, मेरे असिस्टेंटों ने, मेरे और कलीग्स ने, कैमरामैन ने, सारे लोगों ने, और सबने बोला नहीं सर एक काम करिए, ये जो आर्ट पेंटिंग आई है इसमें से कुछ भी यूज़ कीजिए, बट ये मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये बहुत ख़राब है। लेकिन जब वो ये बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर अजीब एक हंसी थी, यार ये कितना ख़राब बनाया है अनीस भाई ने। तो मुझे एक्चुअली उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं यार, यही पेंटिंग होनी चाहिए कि जैसे ही ये पेंटिंग आएगी ना, तो जैसे इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेरे चेहरे पे हंसी है ना, वैसा ही रिएक्शन होगा ऑडियंस का, और दैट एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ रिएक्शन आई वांटेड फ्रॉम द ऑडियंस। सो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं यही यूज़ करूँगा। और मैंने ऐसी मस्ती मस्ती में बनाया था, मजबूरी में बनाया था, कुछ था नहीं, तो मैं चलो, और वो लोगों को इतनी पसंद आई, तो मतलब बहुत अच्छी बात हो गई। एंड आज भी उस पेंटिंग के लिए बहुत लोग मुझे कहते हैं कि यार वो कितनी अच्छी पेंटिंग है, कितनी अच्छी पेंटिंग है। तो ओके सर, हमने सुना है कि आपकी कोई स्क्रिप्ट फाड़ दी गई थी। फाड़ दी गई थी ऑन सेट? नहीं, फाड़ी नहीं गई थी, एक्चुअली वो वेलकम के अंदर ही है। एक सीन जो है वो मैं सेट पे, मतलब मैं जब ट्रैवल कर रहा था सेट पे आने के लिए फ्रॉम द होटल, तो मैं लिख रहा था, तो मैं उर्दू में लिखता हूँ, तो मैं ऐसे लिख रहा था। तो लिखने के बाद जब मैं सेट पे पहुँचा तो सारे एक्टर्स भी आ चुके थे एंड सब तैयार थे। तो मैंने अपने असिस्टेंट को दिया कि ठीक है इसको आप फेयर कीजिए। एंड मैंने उनको सुनाया पूरा, नाना जी, अनिल जी, विजय राज थे, अक्षय जी थे उसमें, कतरीना थी, तो सारे लोग थे। तो उनको मुझे याद रहते हैं डायलॉग, तो मैंने पूरा उनको सुनाया। मतलब चलो जब तक एक शॉट लेते हैं, तो जो पहला शॉट लिया तो उसमें जो विजय राज हैं वो डायरेक्टर है, और उन्होंने बोला अरे मेरे हाथ में कुछ पेपर दो, कुछ पेपर दो। तो वो जो असिस्टेंट है उसने वही पेपर दे दिए। एंड उस शॉट में सपोज टू बी, उनको बहुत गुस्सा आता है विजय राज जी को, एंड वो गुस्से में जो है कुछ करते हैं, तो उन्होंने वो गुस्से के अंदर जो है वो फाड़ा पेपर और उठा गया था, फेंक दिया, एंड चिल्लाते हैं वन मोर टेक, ऐसे कुछ चिल्लाते हैं। तो मुझे तो नहीं पता था कि वो फट गया, तो मैं तो बैठा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा शॉट। लेकिन बाकी सब अचानक जो है, जैसे ही मैंने कट किया वो सारे असिस्टेंट भागे। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो बोले सर वो जो सीन है ना वो अपना फाड़ दिया उन्होंने, हमारा जो आपने दिया था। तो मैंने बोला यार वो सीन क्यों दिया आपने? बोले नहीं सर अचानक जो है उन्होंने मांगा और कुछ था नहीं तो हमने दे दिया जी। तो उसके बाद वो सब एक एक पुर्जा जो है उसके एक एक टुकड़े जमा सब कर रहे थे, फिर टेप लगा रहे थे, सब कर रहे थे। खैर जब तक वो सब टेप वेप लगा के, क्योंकि उर्दू में भी था, सब उर्दू आ नहीं रही थी, तो मेरे एक जो साउंड में काम करते थे शौकत भाई, उनको ही आती थी, तो उन्होंने बोला नहीं ये टुकड़ा यहाँ लगेगा, ये टुकड़ा यहाँ लगेगा, और फिर चिपकाया उपकाया सब किया। एंड जब तक उन्होंने पूरा सीन फेयर किया तब तक मेरे शूट ख़त्म हो चुका था, तो सीन मेरा हो चुका था। तो वो एक सीन है जो फिल्म में लोगों को बहुत अच्छा लगा, जिसमें घोड़े पर जो है नाना जी आते हैं और उनके बार बार टेक्स हो रहे हैं, और ये एज ए डायरेक्टर विजय राज जी उन पर बहुत गुस्सा है। तो वो सीन था, और वो बिल्कुल सेट पे आने के टाइम पे ही मैंने लिखा था, एंड बहुत अच्छी खूबसूरत तरीके से हुआ था वो सीन। आपकी एक फिल्म 2008 में जो नाम फिल्म आई थी अजय देवगन सर के साथ, तो वो अब रिलीज हुई जी। तो इतना लंबा गैप उसमें क्यों हुआ? नहीं, वो 2004 की फिल्म है, 4 में हमने शूट की थी, और बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजंस दैट टाइम दैट पिक्चर कुडंट रिलीज, एंड जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे तो उनका नुकसान तो खैर हुआ था। तो जब ये फिल्म अभी रिलीज़ हो रही थी 20 साल बाद,
तो आई वॉज वेरी, मतलब मुझे लगा नहीं यार चलो अगर ये रिलीज़ होती है और इससे अगर इनका नुकसान थोड़ा कम होता है, 2 रुपये मिलते हैं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है रिलीज़ हो रही है तो रिलीज़ करनी चाहिए फिल्म। एंड दे हैव रिलीज एंड लोगों को ठीक लगी पिक्चर, और बहुत पुरानी फिल्म है। हाँ, काफ़ी पुरानी फिल्म है। तो आपको लगता है कि मतलब कुछ डिसएडवांटेज था या नहीं, रिलीज डिसएडवांटेज क्या है, चाहिए वो उनका हक है मैम, क्योंकि उन्होंने फिल्म बनाई है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, और वो पैसे अगर किसी भी तरह थोड़े मिल सकते हैं, नुकसान कम हो सकता है, तो मुझे तो हमेशा बड़ी खुशी होती है। सर, हमने ऐसा कहीं सुना है कि आपने राज कपूर जी को टेरर कहा है, दैट ही वाज अ टेरर एंड यू डिडंट वांटेड टू शेयर द होटल विद हिम। अरे नहीं, ऐसा नहीं बाबा, क्या है, राज साहब वॉज बेसिकली वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ऐसी बात नहीं है। एंड उनसे जो मोहब्बत मिली, जो प्यार मिला, न सिर्फ मुझे बल्कि हम सारे असिस्टेंटों को, बाकी और लोगों को, हमने एक तरह से देखा जाए तो उनके साथ राजाओं की ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि हम असिस्टेंट थे तो हम लोग उनके साथ प्लेन में ही ट्रैवल करते थे। एंड जिस होटल में राज साहब रहते थे, 5 स्टार होटल में, उसी होटल में हम असिस्टेंट रहते थे। यहाँ तक कि बाकी जो लोगों के असिस्टेंट थे उनको बड़ी जलन भी होती थी हम लोग से कि यार राज साहब के असिस्टेंट, राज साहब को असिस्टेंट होना एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन क्या है, देखिए राज साहब तो बहुत हंसने गाने वाले आदमी थे, बहुत म्यूज़िकल आदमी थे, बहुत मोहब्बत प्यार देते थे लोगों को। कैसे कहते, हम लोगों के लिए खाना, जो हम लोग जब एडिटिंग करते थे तो मतलब हमेशा ताज महल से आता था, ताज से आता था, तो ऐसा भी था। लेकिन हाँ, अगर किसी वजह से मतलब वो गुस्सा है, और वजह सिर्फ यही हो सकती है कि अगर फिल्म, उनके लिए फिल्म वॉज एवरीथिंग, वो उठते थे, बैठते थे, जागते थे, सोते थे, वो सिर्फ फिल्म के लिए। तो अगर फिल्म के अंदर कोई तकलीफ़ हो रही है और किसी वजह से उनका गुस्सा है, कुछ मूड ख़राब है, तो सिर्फ मैं नहीं, हम सारे लोग बहुत स्केर्ड रहते थे, इसलिए कि भाई क्या बोल सकते हैं। तो हम लोग जो है उनकी रेंज जो थी वो ऐसे जब सामने पीछे ही रहते थे साइड में कि भाई ऐसे ही था। अदरवाइज राज साहब के साथ काम करना जो है वो ग्रेट एक्सपीरियंस था, एक बहुत बड़ा, मतलब ये कह सकते हैं आपके एक सपना था जो हम लोगों का पूरा हुआ, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था। जी, ओके। और सर, हमने ऐसा भी सुना है कि आपने आंखें फिल्म की स्क्रिप्ट अंडर प्रेशर लिखी थी, आपको बहुत प्रेशर किया गया था उसके नहीं, लिए? प्रेशर नहीं, क्या प्रेशर सिर्फ इस बात का था कि बहुत कम वक्त था, तो शूटिंग तो तय हो गई थी, तो फिर बैठ के लिखना ही था। और उस वक्त में ऐसा तो है नहीं कि हम लोग शायर है कि भाई जब मूड होगा तब लिखेंगे, हमारी ये शूटिंग है तो लिखना है। तो काफ़ी सीन जो है वो सेट पे भी मैंने लिखे उस फिल्म के। एंड बहुत कामयाब फिल्म थी वो, 93 की बहुत बड़ी हिट हुई थी पिक्चर। एंड एवरीबडी वाज फैंटास्टिक इन दैट फिल्म, वेदर इट इज़ गोविंदा, चंकी पांडे, राज बब्बर, कादर खान, लॉट ऑफ पीपल वर देयर। एंड बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो यस, वो देखो पिक्चर की जो स्क्रिप्ट लिखना है वो वैसे ही बहुत प्रेशर का काम है, इसलिए कि राइटिंग का काम जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत आइसोलेशन में बैठ के काम करना पड़ता है, एक इंसान काम कर रहा है। तो वो फिल्म जो है, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था काम करने के लिए स्क्रिप्ट पर, तो वो लिख रहे थे और चल रहा था और अच्छा हो गया। तो सर, आपने कुछ ऐसा, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बैलेंस टू डिफरेंट थिंग्स, कि आप डायरेक्शन भी कर रहे हैं, आपको सब कुछ देखना भी है, कैसे कौन एक्टर काम कर रहा है, और फिर आप स्क्रिप्ट पे भी ध्यान देते थे, तो नहीं, आप कैसे मैनेज दैट करते टाइम आई थे? वाज ओनली अ राइटर व्हेन आई वाज राइटिंग आंखें शुला शबनम बोल रहा था बोल, ये तब तक तो मैं सिर्फ राइटिंग ही कर रहा था। Okay. और जब मैं डायरेक्टर बना उसके बाद कुछ फिल्में लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर नो एंट्री, दैट टाइम एक फिल्म मेरे साथ बन रही थी, हमारे साजिद भाई हैं, साजिद नडाडवाला, एंड अगेन डेविड धवन जी जो हैं वो एक्टर, अपने डायरेक्टर थे। वो फिल्म थी मुझसे शादी करोगी। तो वो जो है उस वक्त, तो जब मैं शूटिंग के लिए जा रहा था तो उसके पहले हमने बैठ के किसी तरह कंप्लीट किया था, छोटा मोटा कुछ काम बचा हुआ था, तो फिर मैं चला गया तो शूटिंग पे, और वहाँ से जो है मैं कभी कुछ लिख के भेज देता था। तो नहीं, मुझे ऐसी डिफ़िकल्टी कभी हुई नहीं, इसलिए कि वैन एज अ राइटर ऑल्सो जब मैं लिखा करता था तो मैंने हमेशा 4, 5, 6 फिल्में एक साथ लिखी हैं। और उस वक्त ऐसा नहीं रिवाज था या इस तरह का वो नहीं था कि कंप्लीट माइंड स्क्रिप्ट होती है। तो जैसे अभी कल जो है शूटिंग है 3 फिल्मों की, तो रात को बैठ के तीनों फिल्मों के कुछ ना कुछ सीन्स लिख रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता था। आप 3 फिल्में लिखते थे? 3, 4, 5 फिल्में हैं। ऐसा हुआ है कि किसी की स्क्रिप्ट किसी में लिख दी? नहीं, वो कभी नहीं। कोई सीन ऊपर नीचे ऐसा हो गया? नेवर, क्योंकि हर फिल्म अलग है, सब पता है हमें कि भाई इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो ऑलवेज वो कभी कन्फ्यूजन नहीं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं थी।
ओके सर, लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट Yeah. विच इज़ रैपिड फायर। तो आपको इसके रैपिड आंसर्स देने होंगे। योर फेवरेट जॉनर, कॉमेडी और थ्रिलर? कॉमेडी। ओके, एक एक्टर जिनके साथ आप बार बार काम करना चाहोगे? बहुत मुश्किल है एक एक्टर बोलना, इसलिए क्या है तो लव टू वर्क विद सलमान भाई, विद कार्तिक, विद अक्षय, विद बट ओनली अजय। वन, यू हैव टू ओ टेक माय गॉड, इट इज़ सो डिफिकल्ट कि एक ही एक्टर में बोलूँ, इसलिए कि सारे मेरे दोस्त हैं, सबके साथ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। सलमान भाई के साथ 2 बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, नो एंट्री एंड रेडी। अक्षय जी के साथ बनाई हैं वेलकम एंड सिंह इज किंग। कार्तिक के साथ बनाई है भूलिया 2, भूलिया 3। तो सच है, मतलब गेम, नो? बट गेम में बहुत मुश्किल है ये बोलना कि मैं किसी एक के साथ काम करूं, या मेरा कोई एक फेवरेट। सारे मेरे फेवरेट हैं ना, वो एक ऐसी पिक्चर जिसमें सारे एक साथ हों। ओके, मजनू भाई या उदय भाई? अपने अपने लिहाज से दोनों कमाल हैं। सर आपको बट एक आंसर देना पड़ेगा। It's a मजनू game. भाई, मजनू भाई का जो Okay. था वो पूरा स्टाइल वो बहुत कमाल था। अच्छा, ओके। एक एक्टर जिसके साथ आपका काम करने का सपना अधूरा रह गया या आप अभी तक नहीं कर पाए? आई वॉन्ट टू वर्क विद ऑल द एक्टर्स जिनके साथ काम नहीं किया है, बिकॉज एक कमाल एक्सपीरियंस रहेगा। जैसे आमिर खान, शाहरुख खान, काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, और इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत हुई है, करेंगे इंशाल्लाह काम। ओके, आपका एक फेवरेट डायलॉग जो आपने लिखा है? एक फेवरेट डायलॉग जो मैंने लिखा है, एक ही बोलूँ ना? हाँ हाँ, जी। ओ माय गॉड, बहुत लकी है जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ उस दिन गन नहीं उठाता, नहीं तो गया था आज तो। बेस्ट। भूल भुलैया की मंजुलिका या पेंटिंग वाला सीन वेलकम मूवी का? अरे इतने डिफिकल्ट आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। एंड दोनों बहुत ही अपने आप में कमाल है और दोनों बहुत अलग है, बट अगर एक ही चुनना है तो आई प्रेफर मंजुलिका। ओके, आपका फेवरेट फिल्म मेकिंग स्टाइल एक वर्ड में अगर आप बताना चाहें? पैशन। ओके, आपकी सबसे चैलेंजिंग फिल्म? दीवानगी। बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड एक्टर अकॉर्डिंग टू यू? आई डोंट नो यार, मुझे नहीं बिल्कुल पता, सॉरी। ओके, राइटिंग और डायरेक्शन? डायरेक्शन। सर, लाइट्स, कैमरा या एक्शन, सबसे एक्साइटिंग पार्ट? यार तीनों इम्पोर्टेंट है, लाइट नहीं होगी तो फिर कैमरा नहीं चला सकते हैं, कैमरा नहीं होगा तो एक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन यस एक्शन बोलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे एक वर्ड में? सिंपल पर्सन। ओके सर, मुझे आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। मतलब आप इतने सिंपल हो, इतने सॉफ्ट स्पोकन हो, मुझे लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वी हैव अ स्मॉल जेस्चर फॉर यू फ्रॉम आवर टीम अल्फा नियॉन स्टूडियोज, प्लीज़ ले आइए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, कमिंग। थैंक यू। Thank you so much for coming, sir. It was my honor to have you here to share the platform with you. Thank you so much for coming. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।